नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सोनल। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर दौरे पर हैं। सीएम यहां जन विश्वास यात्रा के तहत मिलक के रठौंडा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन विश्वास यात्रा आज रामपुर के सैफनी की सीमा में प्रवेश करेगी। शाहबाद होते हुए यात्रा रामपुर और फिर मिलक होते हुए रठौंडा पहुंचेगी। सरकारी कार्यों के मुताबिक दोपहर 2:50 पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए रठौंडा पहुंचेंगे। इसके बाद 2:55 पर सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वो 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद 3:55 पर वे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि पूरा जो शेड्यूल है वो हमने दर्शकों के साथ साझा किया है, सीएम का विस्तार के साथ कि वो क्या क्या किस तरह करने वाले हैं, चूंकि 95 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। जी बिल्कुल बता दूं आपको, रामपुर आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंच करके 95 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और जो यहाँ का प्राचीन भगवा मंदिर है, वहां पर एक जो जनविश्वास यात्रा आ रही है उसका समापन भी होना है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए 2022 के इलेक्शन की भी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को हो सकता है कि घोषणा भी कर दी जाए। लेकिन अभी देखने वाली बात है, जो रामपुर में यहाँ पर समाजवादी का दबदबा भी रहा है, इसको देखते हुए ये योगी आदित्यनाथ का जो है दूसरी बार दौरा है रामपुर के लिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात की योजना भी देने वाले हैं। जी बिल्कुल सुरेश, जिस तरह से 95 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, इनमें किस प्रकार से वो कौन कौन सी विकास की योजनाएं हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में लगातार काफी योजनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मॉल वगैरह हैं या कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो आज तक के रामपुर को सौगात नहीं मिली है, बहुत बड़ी बड़ी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। कहीं ना कहीं रामपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। कुछ बेरोजगारी वाले जो यहाँ पर है फैक्ट्रियों के लिए भी हो सकता है कि उस घोषणा कर दें। जी बिल्कुल सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू से खबर है, जहां वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से मौतों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में 12 भक्तों ने दम तोड़ दिया है। कई श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, उसमें 2 महिलाओं समेत कुल 12 लोगों की मौत हुई है। अचानक भीड़ बढ़ने से श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की हुई और फिर वो भगदड़ में तब्दील हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं और गाजियाबाद की श्वेता सिंह शामिल है। इसमें सहारनपुर के धर्मवीर सिंह और वनीत कुमार इस हादसे का शिकार हुए हैं। जहां प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया, वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है इस पूरे हादसे पर। माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है, उन्होंने लिखा। और माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मैं सभी शोक संतप्त परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य करने का लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं उन परिजनों के साथ हैं। और ओम शांति के साथ उन्होंने ट्वीट पर मृतकों के परिजनों के साथ शोक संतप्त होकर संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बीच आपको बता दें कि बेहद दुखद हादसा, अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ये जो समाचार मिला वो बेहद दुखद भरा है। हताहतों के बारे में सुनिश्चित सूचना देने के लिए सरकार शीघ्र अतिशीघ्र कदम उठाए, उन्होंने लिखा। माता वैष्णो देवी के परिसर में भगदड़ के कारण 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर है, जो मन को व्यथित करती है। इधर आयकर विभाग की 12 टीमों ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में 3 स्थानों पर छापेमारी की है। एक टीम सुबह 8 बजे प्राग नारायण रोड 45 नंबर मकान पर पहुंची। ये बंगला इत्र कारोबारी याकूब मलिक के भाई मौसम मलिक का बताया जा रहा है। यहां 2 टीमें शाम 4 बजे तक रहीं। इसके बाद
सर्च की कार्रवाई करके बाहर निकली, लेकिन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को ये कहकर वहां छोड़ दिया गया कि अभी कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ हजरतगंज के जनपद मार्केट स्थित इत्र के एक और कारोबारी के दफ्तर पर छापा मारा गया। इसी के साथ दूसरी टीम अवध बिहार योजना स्थित उनके घर पर भी पहुंची। ये कारोबारी कानपुर से जुड़े हैं। अवध विहार योजना स्थित मकान में किराएदार मिले, जिसके बाद टीम वहां से भी लौट गई। देर शाम तक कहीं कोई भी बरामदगी होने की कोई जानकारी नहीं मिली। माना जा रहा है कि कानपुर और कन्नौज से मिले इनपुट के आधार पर ये छापेमारी की गई। आपको बता दें कि कानपुर में छापेमारी का दायरा ज्यादा बढ़ने के बाद आयकर विभाग लखनऊ मुख्यालय से 25 टीमें कानपुर के लिए रवाना की गई। माना जा रहा है कि वहां अभी और स्थानों पर छापेमारी हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे अपडेट चाहेंगे इस खबर पर विस्तार के साथ। जिस तरह से आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस छापेमारी के साथ साथ और भी कई ठिकानों पर यह कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, कल सुबह लखनऊ, कन्नौज, कानपुर समेत कई जगह करीब 35 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें सबसे बड़ी जो छापेमारी की बात कर रही थी, जिसमें एक राजनीतिक जो जगत में हलचल सी मच गई थी, वो पुष्पराज जैन थे, जिनके घर में इत्र व्यापारी थे। समाजवादी इत्र का उन्होंने लॉन्च किया था और उस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर उनके जो करीबी थे, चाहे याकूब की बात करें या फिर तमाम जो उनके सहयोगी थे, उनके घर पे लगातार छापेमारी शुरुआत हो गई। एक साथ छापेमारी हुई, जहां कन्नौज से और कानपुर से जो क्लू मिलता गया, वहां छापेमारी बढ़ती गई। कई 35 ठिकानों पर छापेमारी हुई। 75 अफसर लगाए गए थे छापेमारी के दौरान और करीब 8 जो उसकी पीएससी की जो टुकड़ी थी, कंपनी थी, वो लगाई गई थी सुरक्षा के मद्देनजर। छापेमारी के दौरान सभी से जिस तरीके से सूचनाएं आई हैं, हालांकि जो दस्तावेज हैं जो अचल संपत्ति के, वो काफी बरामद हुए हैं। हार्ड डिस्क और फोन जो आयकर विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। तो अब कहीं न कहीं जो आशाएं थी, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि नगद पैसे वहां पर बरामद हो गए, जिससे कानपुर में जिस तरीके से आयकर विभाग को सफलता मिली थी, वो फिलहाल अभी कहीं से बरामद नहीं हुए। लेकिन कहीं न कहीं जो अचल संपत्ति को लेकर उनकी जांच प्रक्रिया जरूर शुरू हो चुकी है। अब इस जांच प्रक्रिया के तहत किन जो उनके और नजदीकी हैं या फिर तमाम और जो क्लू मिले हैं अचल संपत्ति को लेकर कि कहां से इतनी अचल संपत्ति आई, इस आय का क्या ब्यौरा है, ये तमाम जो चीजें हैं अभी इन लोगों से पूछताछ होनी बाकी है। और हम इस वक्त प्रयाग नारायण रोड पर ही, जहां पर कल छापा पड़ा था, यहाँ देर रात तक जो आयकर विभाग की टीम यहाँ पर थी, मौजूद रही और तमाम जो दस्तावेज थे वो लेकर यहाँ से रवाना हो गई। यानी जो संपर्क में थे चाहे इत्र व्यापारियों के, उनके घर पे भी कन्नौज समेत छापेमारी के साथ की गई थी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो इनके नजदीकी हैं या फिर जो कागजात बरामद हुए हैं, उनका उनको पूछताछ को लेकर आयकर विभाग टीम उनको वापस बुला सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है कि जो संपत्ति, अचल संपत्ति है, किस आय से बनी हुई है और कहां कहां से इसको जोड़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता टीवी से खास बात की। इस दौरान अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी यूपी के लिए अनुपयोगी हैं। अखिलेश ने सीएम योगी पर वार करते हुए कहा कि यूपी की सरकार फेल है। और क्या कहा सपा प्रमुख ने, आपको भी सुनवाते हैं। कि आपने जैसा कि अखिलेश यादव जी ने आज सुबह कहा कि जो छापेमारी हो रही है, ये तमाम कारणों से हो रही है, क्या बड़े कारण हैं? देखिए, मुझे याद है कि योगी जी को ब्रांडिंग करने के लिए ये कहा गया कि उपयोगी हैं, लेकिन अगर 4.5 साल का उनका कार्यकाल देखें तो उनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा। और स्वाभाविक है कि अगर घर परिवार का बच्चा फेल हो जाए या कमजोर हो पढ़ाई में, तो उसके परिवार के सब सदस्य लग जाते हैं उसे कैसे पास कराएं। ये मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। अच्छा, जब उनको झूठ बोलना होता है तो झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। पता नहीं उत्तर प्रदेश से क्या इंटेलिजेंस खबर पहुंचाई है दिल्ली तक, जिससे कि दिल्ली वाले भी उन्हें बचाने के लिए आ गए। आज दिल्ली वालों को इसलिए बचाना पड़ रहा है क्योंकि अनुपयोगी मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। जनता उन्हें हटाना चाहती है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो ये जितना कुछ छापा वगैरह पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कमी को बचाने के लिए, जो नाकाम हुए, जो उन्होंने पहले झूठा प्रचार किया कि जो इत्र व्यापारी पीयूष हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं,
लेकिन जैसे जैसे लोगों को सच्चाई की जानकारी हुई, जो पीयूष थे वो उनके थे, तो अपनी गलती, अपनी कमी छिपाने के लिए इन्होंने फिर पुष्पराज जैन पर छापा मारा है। तो हमारा जो समाजवादी चित्र है वो एक व्यक्ति बनाता है, पीयूष जैन नहीं बनाते हैं, पुष्पराज जैन बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि पीयूष जैन के लिए किसने कहा था कि वो समाजवादी चित्र बनाते हैं, और उन्हीं के यहाँ सबसे ज्यादा पैसा निकला है। तो सवाल बात करता है, एक दूसरा सवाल, जिस इसके हट करके जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये एक्सप्रेस वे है जो आपने बनाई थी, ये आपके बेबी की तरह आपने डेवलप किया था। अब जो उनकी रोड बन रही है, उनका एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो आपने जिसकी नींव रखी थी, जिसकी शुरुआत की थी, तो इन दोनों को लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, सड़क ये प्रगति की सड़क है, खुशहाली की सड़क है। आज सड़क बन गई जहाँ शहर जुड़ गए, गांव जुड़ गए, इसके किनारे मंडियां बन जाएं, इसके किनारे कारखाने, उद्योग लग जाएं, और स्वाभाविक है कि पानी यहाँ है, जमीन यहाँ है, बिजली यहाँ है। अगर ये चीजें हो जाएं तो किसान भी खुशहाल होगा, उद्योग और व्यापार भी बढ़ेगा, और नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिलेगा। तो हमारा स्वार्थ ये है, पार्टी का स्वार्थ ये है कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाने का मकसद यही था कि मंडी से किसानों को लाभ हो, कारखाने उद्योग लगे, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न ऐसी सड़क बना पाई और न ऐसी सड़क के किनारे जो चीजें बननी थी वो पूरी की हैं। सर, मैंने आपके साथ कई रैलियां आपने कवर की हैं, जो मैं याद है 2012 में जैसी रैलियां थी वैसी रैलियां आपकी फिर से हो रही हैं। ये 12 से भी बढ़ चढ़ करके अच्छी रैलियां हो रही हैं, और ये जो कार्यकर्ता है, नौजवान हैं, हम तो चलो शहर में रहते हैं, इनके पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जिस जगह ये लोग रहते हैं, गांव में, कस्बे में या मोहल्ले में, ये जानते हैं कि हर एक आदमी इस बाबा मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है। आज सुबह तड़के धन्यवाद। ये थे अखिलेश यादव जी कि जिस तरीके से इन्होंने अपने बताया कि एक्सप्रेस वे से लेकर करके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक सारी नींव रखी है, और किस तरीके से विकास की नींव रखी है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को उन्होंने विकास का रास्ता बताया है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज जो इनका जो रैली का मकसद था, आज जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव ने आज साफ तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, और वे कह रहे थे कि योगी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। लेकिन इस बीच आज बेहद उपयोगी योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण योगी सपा के रामपुर में ही करने जा रहे हैं। बेहद दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ा है। संक्रमण के नए मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 251 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पहले एक दिन में इतने केस यूपी में मई और जून के महीने में आए थे, यानी करीब 6 महीने बाद फिर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना केस मिलने लगे हैं। संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते 5 दिनों में संक्रमितों का आंकड़ा करीब 6 गुना बढ़ गया है। गौतम बुद्ध नगर में 61, लखनऊ में 49, गाजियाबाद में 34, मथुरा में 13, मेरठ और प्रयागराज में 11-11 केस मिले हैं। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 88 नए मामले मिले। फिलहाल राज्य में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 302 हो गई है। तो अनूप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से इस खबर पर, और इसके अलावा हमारे साथ अजीत काम्बोज भी बने हुए हैं देहरादून से हमारे साथ। सबसे पहले अनूप, मैं आपका रुख कर रही हूं और आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ तो इलेक्शन है, तमाम पार्टियां अपना पुरजोर कोशिश वहां कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगभग 6 महीने के बाद एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस ओर भी ध्यान है प्रशासन का चुनावों के साथ साथ? देखिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी दूसरी लहर हम लोगों ने देखी थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर नोएडा, जो उद्योग की नगरी कहा जाता है, वो सबसे शहर है कहीं ना कहीं। उसके दूसरे नंबर की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है, और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है। तो ऐसे में चिंता जाहिर सी बात है। ऐसे में तीसरे जो लहर की जो बात चल रही थी, उसकी आहट हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां रैली कर रही हैं, वो हानिकारक हो सकती हैं।
जिस तरीके से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। आज नया साल है, आज हमने देखा सुबह मंदिरों से लाइन लगी हुई है, क्योंकि हर आदमी चाहता है अपने नए साल की शुरुआत अच्छे कामों से करें, बड़े के आशीर्वाद से करें, भगवान के दर्शन करके करें। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जी है तभी जहान है, उनका जीवन रहेगा तभी रैलियों में जा पाएंगे, तभी लोकप्रिय हो पाएंगे, तभी नेताओं से मिल पाएंगे, तभी सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर रैली बुलाते इस प्रचार का माध्यम बदला जा सकता है, टीवी चैनल जो पेपर के माध्यम से किया जा सकता है, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, हालांकि आयोग ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी थी और दुखद बताया था ये जो रैलियां हो रही हैं इस पे, हालांकि अब सरकार को भी सोचना चाहिए या फिर खुद को सबसे ठीक है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल साफ कर चुका है कि उत्तर प्रदेश में समय पर चुनाव होंगे और किस तरह होंगे उसके लिए पूरी गाइडलाइन दे दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं ये महत्वपूर्ण होगा। मैं फिलहाल रुक कर रही हूँ अजीत काम्बोज का, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए नए साल का जश्न और जब उत्तराखंड की बात की जाती है तो काफी पर्यटक वहां पहुंचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़े हैं उसे देखकर तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल, इस वक्त की अगर हम बात की जाए तो हम राजधानी देहरादून के देहरादून मसूरी रोड पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ पर पुलिस और स्थानीय जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से तमाम व्यवस्था यहाँ पर नए साल के स्वागत को लेकर बनाई गई थी और तमाम तरह की गाइडलाइन यहाँ पर कोरोना को लेकर जारी की गई थी। उत्तराखंड प्रदेश में नाइट कर्फ्यू प्रभावी किया गया है। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है और इसके अक्षर पालन को लेकर राजधानी देहरादून की पुलिस की तरफ से भी स्पेशल गाइडलाइन जारी की गई थी। मसूरी में स्वागत सबका किया गया था, लेकिन अनुमति केवल उन्हीं लोगों की थी जिनकी बुकिंग्स पहले से थी मसूरी में, जिनके होटल्स बुक थे या फिर जो भी देहरादून में पहुंचे थे। तमाम जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह जो तमाम पर्यटन या पर्यटकों को लेकर स्वागत की जो तैयारियां थी उसके लिए भी 10 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी कि 10 बजे के बाद सभी को अपने घर पहुंचना होगा। 11 बजे के बाद किसी भी तरह के आवागमन की स्थिति नहीं होगी। कोरोना की अगर बात की जाए तो प्रदेश में कल 88 मामले सामने आए हैं। 88 मामले कल एकाएक यहाँ पर नजर आए हैं, कल की जो रिपोर्ट आई थी प्रशासन की तरफ से। और साफ है कि कोरोना का ग्राफ है वो उत्तराखंड में भी बढ़ने लगा है। लंबे समय बाद कोरोना के चलते एक मौत जो है वो कल दर्ज की गई है, जिसके चलते शासन प्रशासन भी गंभीर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम गाइडलाइन SOP यहाँ पर जारी की गई है। खुद मुख्यमंत्री सीधे तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम को यहाँ पर बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को, जिला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। तमाम तरह की दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं और साफ है कि चुनावी मौसम है, बड़ी रैलियों का यहाँ पर आयोजन होगा, तमाम तरह के यहाँ पे चुनावी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो उसको कैसे निपटना होगा इसको लेकर स्थानीय प्रशासन गंभीर है। शासन की तरफ से गाइडलाइन आने का इंतजार हो रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर और गंभीरता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। बिल्कुल अजीत, और इसमें प्राथमिकता दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि चुनाव के साथ साथ ये जो कोरोना के मामले बढ़े हैं ये मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अनूप आपका भी और अजीत आपका भी बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश सरकार ने IPS के 27 अधिकारियों को पदोन्नति और 10 अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया है। शासन ने शुक्रवार को अपर पुलिस महानिदेशक से पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक से पुलिस उप महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक से पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी। इधर प्रयागराज से एक बड़ी खबर मिल रही है। बाहुबली अतीक अहमद पर एक और केस दर्ज हुआ है। अतीक के बेटे अली अतीक और अन्य 15 पर भी केस दर्ज किया गया है। अतीक के रिश्तेदार जीशान ने करेली थाने में दर्ज कराया केस। जबरन जमीन कब्जाने, धमकी देने का आरोप है। करेली थाना क्षेत्र में 5 बीघे जमीन की प्लॉटिंग का ये विवाद है पूरा। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। जबरन जमीन कब्जाने और धमकी देने का आरोप है। प्रयागराज से खबर, जहां करेली थाना क्षेत्र में 5 बीघा जमीन की प्लॉटिंग का ये पूरा मामला है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे दिन भी हरिद्वार दौरे पर हैं। इसी दौरान सीएम धामी और निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनसंवाद में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को सीएम धामी ने हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में शिरकत की थी और इसी दौरान कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में मार्च 2022 तक अमृत महोत्सव के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों की संख्या के हिसाब से नहीं बल्कि उसके सार्थक परिणाम सामने आने चाहिए, उन्होंने कहा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी सीएम के इस पूरे शेड्यूल की?
बिल्कुल सोनल, आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड का लगातार हरिद्वार में दौरा हो रहा है। अगर कल की बात करें तो कल जो आयोजित का महोत्सव में लोग शिरकत की थी, जहाँ पर लोगों ने संतों से आशीर्वाद लिया। तो लगातार जो हरिद्वार संतों से आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। हालांकि आज की बात करें तो आज भी एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किया गया है, जहाँ पर आचार्य महामंडल के सदानंद और महाराज जी की आज जो है बात करें संन्यास आज दिवस है, जहाँ पर आज यहाँ पर जो पूरे प्रोग्राम की पूरी तैयारी जो तमाम संतों के द्वारा पूरी कर ली गई। कम से कम लगभग 11:30 पर जो है पुष्कर पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, जहाँ पर उनका भूमि से जो है सभी संत समाज के लोग सभी का जो स्वागत करें। तो कहीं ना कहीं आज का दिन की महत्वपूर्ण काफी सूरत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। जी तो बिल्कुल, चूंकि एक तरफ उत्तराखंड में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, इसे देखते हुए कोरोना संक्रमण की यदि बात करें तो क्या कुछ एहतियात, चूंकि ये तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, जिन प्रोटोकॉल का पालन करना होता है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इतना महसूस नहीं किया जा रहा है कि उसका ध्यान रखा जा रहा है, फिर वो चाहे चुनावों का मामला हो या फिर इस तरह के मेल मुलाकातों के कार्यक्रमों का। क्या कुछ तैयारियां आप हरिद्वार में देख पा रहे हैं इसे देखते हुए? बिल्कुल सर, बात की जाए तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो पहले तो इसको लेकर प्रोटोकॉल का भी पालन हरिद्वार में किया जा रहा है कि कुछ लोग जो तमाम कहीं इसका जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहे। हालांकि मास्क की बात करते बहुत ही कम लोग जो सड़कों मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने के अब जिस तरह से जो आगामी विधानसभा चुनाव की जिस तरह रैलियां हो रही है, जो प्रोग्राम हो रहे हैं, तो प्रोटोकॉल का बहुत कम पालन किया जा रहा है। ऐसे में आज नया साल और नया साल पर सभी लोगों ने जो शपथ हरिद्वार में लेकर जो तमाम जो संगठन के द्वारा कहा है कि कोई भी घर से बिना मास्क लगाए कहने के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। तो ऐसे में तमाम जो संगठन है वो भी लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चुनाव के पहले शायद कोरोना के संक्रमण के मामले दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये बाद में जरूर दिखाई देंगे जाहिर तौर पर। और बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, साल के पहले ही दिन हमलावर होगी कांग्रेस। देहरादून में कई मुद्दों के साथ कांग्रेस का उपवास है। दलित उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन होगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठेंगे कांग्रेसी नेता। तब कांग्रेसी नेता बैठेंगे महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास पर। कई बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस घेरने की तैयारी करेगी। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेसी ये प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। आगामी 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने हैं, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से करने वाले हैं। पहले चरण में 3 जनवरी से अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में जाएगी। ये रणनीति दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय ने देहरादून में बैठकर बनाई। आपको बता दें कि गोपाल राय चुनावों के मद्देनजर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा बैठक की और आगामी 45 दिनों की चुनावी रणनीति भी बनाई। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।